स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका इकोनॉमिक्स का 2026 का मॉडल पेपर लेके आए हैं। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी है और ये आपका कंप्लीट वर्मा प्रेस वर्मा गैस जो बुक आया है उसका है। तो ध्यान से देखिए आप लोग। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे, उसको लगभग 3000 से 3500 स्टूडेंट ने देखा है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। समझ गए? क्योंकि इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आपका 4 या 6 फरवरी को है। 4 को है साइंस वाला को और 6 को है आर्ट्स वाला को। तो दोनों के लिए आप ये वीडियो है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्लास 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। पहला, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल होती है। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल क्या होती है? बाएं से दाएं। मतलब ये है आपका उत्पादन संभावना वक्र। इसकी ढाल क्या होती है? बाएं से दाएं या नतोदर या अवतल। मूल बिंदु की ओर नतोदर या अवतल, ये भी ऑप्शन में रह सकता है। अगला, व्यष्टि मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो व्यक्तिगत इकाई, छोटी छोटी इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, तो सब होगा। मतलब इनमें से सभी। कुछ आंसर गलत है, हम सही करके आपको बता देंगे, ध्यान से रखिएगा। अगला, जो एक अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या वह क्या है? अर्थशास्त्र की केंद्र समस्या क्या है या अर्थव्यवस्था? चलिए देखिए, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या है साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम प्रयोग और आर्थिक विकास। इनमें से सभी। आमतौर पर एक उदासीन वक्र होता है। एक उदासीन वक्र जो होता है आमतौर पे ये होता है मूल बिंदु के उत्तल। समझ गए? अगला, आमतौर पर एक मांग वक्र की ढाल होती है। मांग वक्र की ढाल जो होती है वो ऋणात्मक होती है, धनात्मक नहीं। इसको सही कर लीजिएगा। 5 का आंसर बी है। समझ गए? आपका मॉडल पेपर में ये आंसर गलत है। मांग वक्र मतलब कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी और कीमत घटेगी तो मांग अधिक होगी, तो ऋणात्मक होती है वो। उपयोगिता से संबंधित है। उपयोगिता मतलब किसी वस्तु का वह गुण जो हम लोग की आवश्यकताओं को संतुष्टि करता है या मानव आवश्यकता की संतुष्टि से उपयोगिता को परिभाषित किया जाता है। अब चलिए आगे देखिए। और आप लोग इसके साथ ही 2022 से 25 तक का क्वेश्चन बैंक भी कर सकते हैं। समझ गए? ये मॉडल पेपर के साथ क्वेश्चन बैंक भी करना है, तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। समझ गए? आगे देखिए। आवश्यक वस्तुओं की मांग होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग क्या होती है? तो आपको पता होगा, एक से कम मतलब इकाई से कम। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पाद के साधन का। मतलब कोई भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए कुछ साधन की जरूरत होती है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, यही सब। निम्न में से कौन सा मौद्रिक लागत में शामिल है? तो स्पष्ट लागत को मौद्रिक लागत में शामिल करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? बीमा स्थिर है, ब्याज स्थिर है, कारखाना का किराया स्थिर है, लेकिन कच्चे माल की लागत ये स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील लागत है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल है। यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होने से वस्तु की मात्रा में 6% की पूर्ति की गई है, तो पूर्ति की कीमत लोच क्या है? तो पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो 6% बटे 5%। तो 6/5 परसेंट परसेंट कटेगा, 5 का 5 बचा 2, 5 दूनी 10, 1.2 आएगा जब इसको भाग देंगे। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की हानि होती है। हानि कब होगा? अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म की हानि होती है। हानि लिखा है यहाँ पे। इसका भी आंसर गलत दिया है। समझ गए? प्राइस जो है इसमें ज़्यादा होता है एवरेज कॉस्ट। प्राइस से ज़्यादा एवरेज कॉस्ट ये है। मतलब उत्पादन ज़्यादा लगता है बेचने से, उत्पादन शुल्क। चलो आप आगे देखो। यदि बाजार की मांग और एक अच्छे बाजार की पूर्ति क्रमशः डी सप्लाई और एस डिमांड और सप्लाई, तो बाजार संतुलन क्या होगा? जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो। जो हम बता रहे हैं वो सही कर लें। पूर्ति की अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति होती है, ये कम होता है। पूर्ति अधिक हो रहा है तो कीमत कम होगा ही। फर्म के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है न्यूनतम सीमांत लागत के। अब ये देखिए, ये चित्र क्या बता रहा है? निम्नलिखित चित्र क्या बता रहा है? यह है पूरी तरह से बेलोचदार मांग। लोचदार नहीं, ये ऑप्शन में बेलोचदार होगा यहाँ पे। पूरी तरह से बेलोचदार मांग। कीमत बढ़ने के कारण भी मांग में परिवर्तन नहीं हो रहा है।
एकाधिकार में फर्म की संख्या एक होती है, जहाँ पे वस्तु को बनाने वाला और बेचने वाला सिर्फ एक होता है। स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? मूल्यह्रास, मतलब अपना पूंजी को ही खत्म कर रहे हैं, खा रहे हैं। बाजार की संरचना जिसमें केवल दो फर्म हो उसको बोलते हैं द्विअधिकार। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? बीमा, व्यापार, बैंकिंग, ये सब तृतीयक में है, जबकि विनिर्माण, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में आता है। मौद्रिक नीति से संबंधित है खुले बाजार का नीति या परिचालन। केनेसियन गुणक के बीच संबंध स्थापित होता है, निवेश और आय के बीच संबंध बताता है केनेसियन गुणक। गेहूं निम्न में से किस सामान के निर्माण में एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो चपाती, ब्रेड या बिस्कुट, तो इनमें से सभी होगा। कुल मांग का मुख्य घटक है, तो कुल मांग का व्यक्तिगत मांग है कि व्यक्तिगत उपभोग है कि सार्वजनिक उपभोग है या निवेश है या इनमें से सभी है? कुल मांग का मुख्य घटक, इसमें हो जाएगा कुल मांग का मुख्य घटक इनमें से सभी, सार्वजनिक उपभोग, व्यक्तिगत उपभोग और निवेश। चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यदि MPC बराबर 0.5 तो प्रारंभिक निवेश 100 करोड़, तो अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि होगी, तो ये होगा 200 करोड़। कैसे होगा? देखो कैसे होगा, पहले इसको निकालना पड़ेगा। 1/1 माइनस 0.5, तो 1/0.5 ये कटेगा तो 5 दूनी 10, 2 आया और यहाँ पे 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 200 करोड़ हुआ। मांग की कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है? तो ये है राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, दोनों है। निम्न में से कौन सा बजट विकासशील देश के लिए सही है? तो घाटे का बजट, जितना सरकार को टैक्स प्राप्त होगा उससे अधिक खर्चा। जो व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनाती उसे क्या कहते हैं? राजस्व व्यय। जो बनाती है उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। बजट में शामिल हो सकता है, तो राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, मौद्रिक घाटा, इनमें से सभी। व्यापार संतुलन क्या है? तो दृश्य वस्तुओं का निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात, दोनों के अंतर को व्यापार संतुलन बोलते हैं। अब चलिए, अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये आपको समझ में भी अच्छी तरीक़ा से आएगा। पहला, अस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु क्या है? अस्थापन वस्तु को हम लोग प्रतिस्थापन वस्तु भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा वस्तु जिसका प्रयोग हम लोग एक दूसरे के बदले कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, गुड़ और चीनी, उसको बोलते हैं अस्थापन वस्तु। समझ गए? देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अब पूरक वस्तु, ऐसा वस्तु जिसका प्रयोग एक दूसरे के बदले नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं पूरक वस्तु। जैसे बाइक और पेट्रोल, कलम और स्याही, ये सब है पूरक वस्तु। समझ गए? अब आगे चलते हैं। मांग के नियम के क्या अपवाद है? देखिए मांग का नियम बताता है कि अधिक कीमत पर मांग कम और कम कीमत पर मांग अधिक, लेकिन कभी कभी यह नियम लागू नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं मांग के नियम का अपवाद। जैसे भविष्य में किसी वस्तु की दुर्लभ होने की संभावना, मतलब कोई वस्तु अगर वर्तमान में ऊंची कीमत पर मिल रहा है और उपभोक्ता को यह हो जाए मालूम कि भविष्य में और अधिक कीमत बढ़ेगा या वस्तु उपलब्ध नहीं होगा, तो वो वर्तमान में ऊंची कीमत पर भी वस्तु खरीद लेगा। अगला, जीवन के लिए आवश्यक वस्तु जो है, जैसे नमक है, तेल है, ये सब जो है, चीनी है, तो इसकी कीमत अगर बढ़ेगी फिर भी उपभोक्ता इसको खरीदेगा, तो यहाँ पे मांग का नियम का अपवाद हो गया। मूल्य, बहुमूल्य तथा सामाजिक सम्मान प्रदान करने वाली वस्तु, जैसे कार है, हीरा है, सोना है, चांदी है, इसकी कीमत अगर बढ़ेगी भी फिर भी उपभोक्ता इसको खरीदेगा। और जो फैशन से संबंधित वस्तु है, उसकी कीमत अगर फैशन में है तो ट्रेंड में रहेगा तो खरीदेगा, बाद में फैशन ख़त्म हो जाएगा तो नहीं भी, मतलब कीमत कम भी हो जाएगा तो व्यक्ति नहीं खरीदेगा। तो कभी कभी उपभोक्ता को अज्ञानता हो जाता है, जैसे आप लोग भी शॉपिंग कभी कभी किए होंगे, अमेजोन से सामान खरीदे होंगे, बाद में पता चला फ्लिपकार्ट में उससे सस्ता मिल रहा है या फिर मार्केट में उससे सस्ता मिल रहा है, तो ये है उपभोक्ता की अज्ञानता। समझ गए? तो यही सब कारण है। पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की माप को पूर्ति की लोच कहते हैं। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? तो व्यष्टि क्या होता है? तो व्यष्टि का अर्थ होता है सूक्ष्म, न्यून या लघु, इंग्लिश में माइक्रो, और समष्टि का अर्थ होता है बृहत, विशाल या विस्तृत, इसका अर्थ होता है मैक्रो। इसमें एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म का अध्ययन करेंगे, इसमें कुल मांग, कुल पूर्ति, राष्ट्र है, इस सब का अध्ययन करेंगे, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। समझ गए? मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का पहला कार्य है विनिमय का माध्यम, मतलब मुद्रा द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु या सेवा को खरीद बिक्री कर सकते हैं। मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य का मापता है, मतलब कोई भी चीज़ सस्ता है या महंगा हमको कैसे पता चलता है? तो वो मुद्रा के प्रयोग द्वारा ही पता चलता है। समझ गए आप लोग?
समस्त मांग और इसके घटकों को परिभाषित करें। तो समस्त मांग, किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु अथवा सेवाओं की कुल मांग को समग्र मांग कहते हैं। वस्तु तथा सेवाओं की मांग उपभोग तथा निवेश के लिए की जाती है। किसी अर्थव्यवस्था की समग्र मांग उसके कुल व्यय को प्रकट करता है, अर्थात समग्र मांग बराबर कुल व्यय। समझ गए? अर्थव्यवस्था भी दो प्रकार का आता है, एक होता है बंद और एक खुली। खुली अर्थव्यवस्था जैसे भारत का है, चीन का है, अमेरिका का है, कोई भी देश उसमें व्यापार कर सकता है। और एक होता है बंद अर्थव्यवस्था जो अपना सामान को या माल को अपना ही देश में बेचेगा। तो ये सब है उसका घटक। प्रगतिशील कर के गुण क्या है? तो असमानता का सिद्धांत, चूँकि आय के अनुरूप अमीरों और गरीबों की तुलना में अधिक कर लगता है तथा गरीबों को कम। आय का समान वितरण, यह अधिक उचित और निष्पक्ष है क्योंकि इसका लक्ष्य आय में असमानता को कम करना है। लोचदार, यह कर आय के अनुरूप घटता बढ़ता है। विदेशी विनिमय दर क्या है? ये एक्सचेंज होता है। तो दो देशों के बीच वस्तु और सेवाओं की खरीद एवं बिक्री के भुगतान को विदेशी विनिमय कहते हैं। इस प्रकार के विनिमय की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन, निवेश आदि के लिए होता है। यह भुगतान दोनों देशों की करेंसी के अनुपातिक मूल्य पर निर्भर करता है। देशों की करेंसी का मूल्य आयात निर्यात तथा अन्य कारणों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मान लें एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य लगभग अभी तो 90-91 रुपया है, यहाँ पे 88.60 दिया है। भारत और अमेरिका के बीच विनिमय दर 1:88.60 होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब किसी वस्तु की कीमत 8 रुपया प्रति इकाई थी, माने प्रारंभिक कीमत 8 रुपया प्रति इकाई, तब उसकी मांग थी 500, क्वांटिटी 1 500। उसके बाद मूल्य बढ़ के 6 हो गया, मतलब घट गया मूल्य, 8 से 6 हो गया, तो P2 है 6, तो मांग हो गई 600। तो लोच क्या होगा? मांग की लोच क्या होगा? तो मांग की लोच बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन कितना है? पहले मांग था 600, फिर हो गया 500। पहले मांग 500 था, फिर 600, तो 100 परिवर्तन। और मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? मांग गुना 100 बटे, इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, डेल क्यू बाय डेल पी गुना पी नॉट बटे क्यू नॉट। ये फॉर्मूला से भी आप लोग निकाल सकते हैं, 0.8 ही आएगा। एकाधिकार को परिभाषित करें। एकाधिकार मतलब क्या होता है? अकेले विक्रेता, जहाँ पे वस्तु को बनाने वाला या बेचने वाला सिर्फ एक विक्रेता होता है और इसमें जो है भिन्न भिन्न वस्तु का उत्पादन होता है, समरूप वस्तु नहीं पाई जाती है। मांग वक्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या करें। तो मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के विपरीत संबंध को दर्शाता है। मतलब अधिक कीमत पर कम मांग और कम कीमत पर अधिक मांग। मांग के नियम की परिभाषा। मांग के नियम को कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री ने निम्न प्रकार परिभाषित किया। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग की मात्रा कीमत में कमी के साथ बढ़ती है और कीमत में वृद्धि के साथ घटती है। प्रोफेसर टॉमसन के अनुसार किसी निश्चित समय में किसी वस्तु अथवा सेवा की मांग प्रचलित कीमत पर ऊंची कीमत की अपेक्षा अधिक और निचली कीमत पर कम होती है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की अधिक मात्रा बाजार में आती है तो वह वस्तु कम कीमत पर ही बेची जाएगी। इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के बीच पाए जाने वाले विपरीत संबंध को ही मांग के नियम के नाम से जाना जाता है। मांग के नियम एक गुणात्मक कथन है, ना कि परिमाणात्मक। इसका अर्थ है मांग का नियम केवल मांग में परिवर्तन की दिशा को बताती है, अर्थात यह केवल यह बताता है कि मांग कम होगी या अधिक। वह यह नहीं बताता है कि मांग कितनी मात्रा में कम होगी या कितनी मात्रा में अधिक। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, समझ गए? व्यापारिक बैंक के दो कार्य बताइए। देखिए भारत में दो प्रकार का बैंक है, एक है केंद्र बैंक, एक है व्यापारिक बैंक। केंद्र बैंक है आरबीआई, वो क्या करता है? बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, आर्थिक सलाहकार है, ब्याज दर इस सब का निर्धारण करता है, नोट जारी करता है। और जबकि व्यापारिक बैंक क्या है? और जो बैंक बच गया, आरबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये सब है व्यापारिक बैंक। ये ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, ऋण देता है, ये सब काम करता है। आप लोग देख सकते हैं इसको। मुद्रा के कार्य अभी तुरंत बताया, प्राथमिक कार्य और गौण कार्य। विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, यह है प्राथमिक कार्य। और गौण कार्य क्या है? मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, क्रय शक्ति का हस्तांतरण।
मुद्रा के आकस्मिक कार्य भी है। साख का आधार, राष्ट्र आय का वितरण, पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी। भुगतान शेष और व्यापार शेष में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट। व्यापार शेष केवल दृश्य वस्तुओं के निर्यात और आयात का अंतर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इतने लिखना है। भुगतान शेष किसी देश के निवासियों के विदेशों के साथ किए गए समान आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे TFC निकालना है, इसको आप लोग देख लीजिए। घटाया है यहाँ पे सब में 50, अब यहाँ पे आया है तो आंसर हो गया। एक फार्मूला आप लोग याद रखिए, टोटल कॉस्ट बराबर TVC प्लस TFC, उसी से ये बना है। इसमें उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन भी आता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पे लगता है उसी को चुकाना पड़ता है, जैसे आय कर, संपत्ति कर, निगम कर। अप्रत्यक्ष कर हम लोग दूसरे पे टाल सकते हैं और ये कोई भी चुका सकता है, जैसे बिक्री कर, वस्तु और सेवा कर, ये सब है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? इसकी व्याख्या करें। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु की लगातार इकाइयों का उपभोग करने पे उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी आती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक ही वस्तु का लगातार प्रयोग करेगा तो कुछ समय बाद उससे मिलने वाली उपयोगिता में कमी आती है। यही है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। समझ गए? पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता, मतलब ये है हटिया आपका, जहाँ पे वस्तु बनाने वाला बहुत अधिक, बेचने वाला बहुत अधिक, खरीदने वाला बहुत अधिक, समरूप वस्तु, एक समान कीमत। तो क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, इसको पढ़ लें। वस्तु की समरूप इकाई एक जैसी वस्तु होती है। फर्मों के प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता, क्योंकि आलू चावल दाल बेचना है तो कोई भी बेच सकता है। समझ गए आप लोग? अब चलिए आगे। मांग के नियम की क्या मान्यता है? तो उपभोग की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मांग का नियम बताता है अधिक कीमत पे मांग कम, कम कीमत पे मांग अधिक। तो इसका ये सब नियम है। समझ गए आप लोग? देख लें, आंसर है आपका 2026 का मॉडल पेपर। जो नहीं पढ़े हैं उसका ये सॉल्यूशन है। समझ गए? थोड़ा थोड़ा हम समझा दे रहे हैं। केंद्र बैंक को परिभाषित करें। केंद्र बैंक, भारत का केंद्र बैंक RBI है। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। तो इसका काम लिख देना, नोट जारी करना, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, आर्थिक सलाहकार, तो मुद्रा निर्माण करना, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। GDP से राष्ट्र आय की गणना कैसे करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी देश के निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को राष्ट्र आय कहते हैं। राष्ट्र आय की गणना के लिए विदेशों से प्राप्त आय को घरेलू आय में जोड़ा जाता है। राष्ट्र आय बराबर घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। राष्ट्र आय एक वर्ष की अवधि में प्राप्त कुल साधन आय को दर्शाता है। मैंने GDP में सिर्फ तीनों क्षेत्रक को जोड़ा जाता है, जबकि राष्ट्र आय में तीनों क्षेत्रक के साथ विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ा जाता है। और सकल घरेलू उत्पाद में क्या करेंगे? इसमें मूल्यह्रास घटा के विदेशों से शुद्ध आय को जोड़ देंगे। भुगतान संतुलन के असंतुलन को सही करने की विभिन्न विधियों को लिखें। तो भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए निर्यात बढ़ाना, आय कम करना, मुद्रा का अवमूल्यन करना और विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। ये उपाय देश के निर्यात को सस्ता और आयात को महंगा बनाकर व्यापार संतुलन को सुधारने में मदद करती है। अब है निर्यात प्रोत्साहन। निर्यात को बढ़ाकर भुगतान संतुलन को ठीक करने का एक तरीका है सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देकर और निर्यात को बढ़ावा देकर देने वाले उपाय लागू करके इसे कर सकता है। चलिए ये सब इसमें लिख लीजिएगा। हो गया, ठीक है, इतने हैं। आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा। समझ गए? ये 2026 का मॉडल पेपर है जो आपका जैक जारी किया। ये वर्मा प्रेस का सेट 1 है। ठीक है, धन्यवाद।